हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मनुष्य पर्यावरण अंतःक्रिया। बच्चों, इसमें हम ये जानेंगे कि मनुष्य किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण किस प्रकार से मनुष्य के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। तो पढ़ते हैं हमारा ये चैप्टर। आज समस्त विश्व में पर्यावरण के गुणात्मक ह्रास के प्रति चिंता व्याप्त है और पर्यावरण की विस्तृत क्षति को रोकने और उसकी गुणात्मक उन्नति के प्रयास किए जा रहे हैं। हम भी ये जानते हैं कि जिस तरह का पर्यावरण हमारे शुरू में था वो आज को देखें तो उससे बिल्कुल ही बेकार हो गया है, अर्थात पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति हुई है। और ये सब किसकी वजह से हुआ है? मनुष्य की वजह से। मनुष्य ने जो एक्टिविटीज़ की है, जो विकास किया है, उसकी वजह से पर्यावरण को बहुत अधिक हानि हुई है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि पर्यावरण की विस्तृत क्षति को रोकने के लिए और उसकी गुणात्मक उन्नति के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो उसको रोकने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता है और वो किए भी जा रहे हैं। विश्व के समस्त राष्ट्राध्यक्ष की प्रथम बैठक हुई थी अर्थ समिट पर, औपचारिक रूप से यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED इसकी शॉर्ट फॉर्म थी, नाम से प्रचलित 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुई थी। कि जो भी गुणात्मक रूप से ह्रास हो रहा है पर्यावरण को, उससे रोकने के प्रति, उसके लिए जागरूकता के प्रति 1992 में रियो डी जेनेरियो में ये एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस बैठक में अपने पर्यावरण के प्रति विश्वव्यापी चिंता व्यक्त की गई थी कि पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसके प्रति यहाँ पर क्या जो चिंता है वो व्यक्त की गई थी इस अर्थ समिट में। मनुष्य और पर्यावरण का संबंध द्विपक्षीय है, अर्थात मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित होता है तो वे भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मनुष्य मनुष्य से प्रभावित होता है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन मनुष्य पर्यावरण से भी प्रभावित होता है और इसका वाइस वर्सा, अर्थात पर्यावरण भी मनुष्य से प्रभावित होता है। दोनों ही आपस में अंतर्क्रिया करते हैं। मनुष्य पर्यावरण अंतःक्रिया। भौतिक पर्यावरण हमारे व्यवहार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से प्रभावित करता है। मान लो आप किसी कमरे में बैठे हैं, वो कमरा कैसा है? एकदम साफ़ सुथरा है, हवादार है, तो आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी, आपके जो व्यवहार है उसमें एक सकारात्मक चीज़ें आएंगी। लेकिन वही कमरा यदि कैसा है? बिखरा हुआ है, उसमें स्मेल आ रही है, कमरा पैक है, तो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आप एक पॉजिटिव व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि जो हमारे आसपास का भौतिक पर्यावरण है वो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए ऐसा देखा गया है कि ठंडे मौसम की अपेक्षा गर्म और उमस भरे मौसम में लोग चिड़चिड़े और आक्रामक हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो ठंड का मौसम होता है इसमें व्यक्ति का मन और दिल एकदम खुश होता है और वो एकदम सही रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है? व्यक्ति का स्वभाव बहुत आक्रामक हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये सर्दी और गर्मी का क्या होता है? असर होता है, आसपास के पर्यावरण का असर होता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। पर्यावरण की ऐसे परिवर्तनशीलता में हमारी रुचि में पर्यावरण मनोविज्ञान के क्षेत्र का विकास क्या है? पर्यावरण में ऐसी परिवर्तनशीलता आती है, इसीलिए हमने किसका विकास किया है? पर्यावरण मनोविज्ञान के क्षेत्र का विकास किया है कि पर्यावरण ने हमारे व्यवहार को, हमारे मनोविज्ञान को क्या किया है? प्रभावित किया है। इसीलिए पर्यावरण के विभिन्न प्रकार निम्न हैं। अब हम पर्यावरण के प्रकार देख लेते हैं। पहला है भौतिक पर्यावरण। ये क्या है? इसके अंतर्गत भौतिक यथार्थ और समाज सांस्कृतिक परिदृश्य आते हैं। इसमें क्या आते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें विद्यमान हैं जो कि हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रही है। भौतिक यथार्थ और समाज सांस्कृतिक परिदृश्य, जो भी हमारे आसपास सामाजिक परिदृश्य चल रहा है, सांस्कृतिक परिदृश्य चल रहा है जो कि हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, वो सब इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत सामाजिक अंतर्क्रिया के पक्ष और उनके उत्पाद आते हैं, जैसे कि विश्वास, धारणाएं, रूढ़ियाँ आदि। हमारे समाज में कौन कौन सी चीज़ें प्रचलित हैं? जैसे विश्वास की धारणा है, इसके अलावा रूढ़ियाँ जो चली आ रही हैं, अंधविश्वास जो चले आ रहे हैं, ये जो सामाजिक चीज़ें हैं वो हमारे पर्यावरण में विद्यमान है और ये पर्यावरण कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, जो कि हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत पर्यावरण के किसी समुच्चय से संबंधित प्रत्यक्षीकरण और अनुभव आते हैं। पर समाज में एक समूह है,
जिससे हमें क्या करनी है, अंतर्क्रिया करनी है, और वो किस तरह से धारणाएं रखता है, किस तरह से विश्वास रखता है, उसका क्या मनोवैज्ञानिक स्तर है जो कि हमारे व्यवहार को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ये सब किस में आएगा, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में। इसके बाद है मनुष्य पर्यावरण अंतर्क्रिया के 5 प्रमुख अवयव हैं। जो मनुष्य पर्यावरण से जो अंतर्क्रिया करता है वो 5 तरीके से करता है। सबसे पहला है भौतिक पर्यावरण। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के पक्ष आते हैं, जैसे जलवायु, भूभाग की विशेषताएं, तापमान, वर्षा, वनस्पति, पशु पक्षी आदि। जो भी भौतिक विशेषताएं जो कि हमारे पर्यावरण की होती है, कि पर्यावरण की जल में जैसे कि जलवायु क्या है, पानी का स्तर क्या है, इसके अलावा हवाएं कैसी है, पशु पक्षी कैसे हैं, वनस्पतिक जगत कैसा है, तो इसके प्रति व्यक्ति क्या व्यवहार शो करता है अपना, वो सब इसमें आता है भौतिक पर्यावरण में। आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक पर्यावरण के सभी पक्ष आते हैं, जैसे मानबिंदु, रीति रिवाज, समाजीकरण की प्रक्रिया आदि। हमारे समाज में कैसा वातावरण है, अर्थात कौन से रीति रिवाज चल रहे हैं, क्या मानबिंदु है, क्या समाज में चल रहा है, सामाजिक स्थिति क्या है, इसके अलावा जो समाज है उसमें किस तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसके प्रति मनुष्य क्या व्यवहार अपना दिखाता है, क्या वो उसी रीति रिवाज पे चलता है या उससे अलग करता है। तो ये सब आते हैं किसमें, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में। तीसरा है पर्यावरणीय दिशा निर्देशन। वह अपने पर्यावरण के बारे में लोगों के विश्वास का संकेत करता है। आसपास जो भी पर्यावरण विद्यमान है तो उसके आधार पर व्यक्ति क्या अपना बताता है, मतलब उसके प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, अर्थात लोगों के पर्यावरण के बारे में लोगों के विश्वास का संकेत करता है, अर्थात वो लोगों में क्या विश्वास है पर्यावरण के प्रति उसका वो संकेतन देता है, वो इसमें शामिल किया जाता है। पर्यावरणीय व्यवहार, यह लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान पर्यावरण के प्रयोग की ओर संकेत करता है। वो देखता है कि लोग किस तरह से पर्यावरण का प्रयोग कर रहे हैं, फिर वो उसी हिसाब से पर्यावरण का वो खुद किस तरह से प्रयोग कर रहा है उसकी तरफ संकेत देता है। इसे कहते हैं पर्यावरणीय व्यवहार, क्योंकि उसने अंतर्क्रिया की व्यक्तियों से, उनका क्या प्रयोग रहा और फिर वो खुद क्या प्रयोग देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय व्यवहार। व्यवहार के उत्पाद, इसमें लोगों के कार्यों के परिणाम आते हैं, लोगों ने जो कार्य किए हैं उसके बाद क्या परिणाम प्राप्त होते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके बाद है भौतिक बनाम मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। एक होता है भौतिक पर्यावरण, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास क्या विद्यमान है। इसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, अर्थात हमारे मन में क्या विद्यमान है, वो यहाँ पर है। भौतिक और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। जरूरी है कि हम इन दोनों के बीच के अंतर को जानें। भौतिक पर्यावरण वह है जो बाहर भौतिक रूप से दिखाई देता है, जैसे मैंने आपको बताया जो हमें दिख रहा है चारों तरफ क्या है, जैसे कि हमें दिख रहे हैं मकान, पेड़, पहाड़ आदि। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक पर्यावरण वह है जो लोगों के मन में रहता है। मैं कहूँगी कि मेरे आसपास का वातावरण, मेरे आसपास का पर्यावरण, एक तो है भौतिक पर्यावरण कि मेरे आसपास कौन कौन सी चीज़ें विद्यमान है जिन्हें मैं देख पा रही हूँ। दूसरा है मनोवैज्ञानिक, मतलब अर्थात जो लोग हम मेरे आसपास रह रहे हैं उनके मन में क्या है। तो इस तरीके से 2 तरह के पर्यावरण होते हैं। कुर्ट लिविन, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक ने भौतिक और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में अंतर किया। लिविन ने व्यक्ति और पर्यावरण के मध्य संबंध को स्पष्ट करने के लिए लाइफ स्पेस का संप्रत्यय प्रस्तुत किया। कुर्ट लिविन ने एक लाइफ स्पेस का संप्रत्यय प्रस्तुत किया, किसके लिए, कि मनुष्य किस में रहता है, उसके आसपास क्या रहता है, एक तो भौतिक पर्यावरण और दूसरा एक मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। इसके संबंध को स्पष्ट करने के लिए उसने एक लाइफ स्पेस का दिया। लाइफ स्पेस के अंतर्गत क्या होता है, पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु आती है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। लाइफ स्पेस का मतलब है कि वह वस्तु जो कि व्यक्ति के पर्यावरण में आती है, उसके आसपास के वातावरण में होती है, जो कि उसके व्यवहार को प्रभावित करती है, उसे उसने संप्रत्यय दिया। क्या नाम दिया, लाइफ स्पेस। किसने, कुर्ट लिविन ने। ठीक है। प्रत्येक वस्तु, गणितीय ढंग से लाइफ स्पेस को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अब उसने एक फॉर्मूला बनाया जिसमें उसने बी लिखा जिसे बोलते हैं बिहेवियर, और एफ लिखा फॉरेन हल, जिसका मतलब भौतिक पर्यावरण जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है। भौतिक पर्यावरण जो कि प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता, उसको उसने बुलाया फॉरेन हल, और बी अर्थात बिहेवियर, इसने 2 ये चीज़ दी। और एल का मतलब है लाइफ स्पेस, पी का मतलब है पर्सन, और ई का मतलब है एनवायरनमेंट। ये 5 चीज़ें हैं, और इसके आधार पर उसने एक ये फॉर्मूला बनाया कि बी बिहेवियर इज इक्वल टू एफ, और ब्रैकेट में है एल लाइफ स्पेस, और एफ ब्रैकेट में है पीई।
पर्सनल एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से उसने एक ये फॉर्मूला दिया जो कि दर्शाता है कि मनुष्य का व्यवहार है वो भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से प्रभावित होता है। मनुष्य के व्यवहार पर पर्यावरण के प्रभाव। अब मनुष्य का व्यवहार किस तरह से पर्यावरण से प्रभावित होता है? पर्यावरण मानव प्राणियों पर पोषक एवं विनाशक दोनों प्रकार का प्रभाव डालता है। पर्यावरण से मनुष्य पर एक अच्छा प्रभाव भी पड़ता है तो एक बुरा प्रभाव भी पड़ता है, जिसे हम कह सकते हैं पोषक और विनाशक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। विज्ञान के विशद विकास के बावजूद हम प्राकृतिक भयावह घटनाओं के प्रभाव पर नियंत्रण पाने में समर्थ नहीं हो पाए हैं और न ही प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण पा सके हैं। हमने बहुत वैज्ञानिक विकास किया, बहुत खोजें की, बहुत अनुसंधान किया, लेकिन अभी भी हम जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, इन पर अभी भी हमारा कोई रोक नहीं है। अर्थात ये प्राकृतिक आपदाएं आनी हैं तो आकर ही रहेंगी, तो इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये खतरे भौतिक दृष्टि से हानिकारक और तनावपूर्ण होते हैं। इन खतरों की वजह से क्या होता है, हमारी भौतिक रूप से तो बहुत ज़्यादा हानि होती ही है, साथ में व्यक्ति को बहुत अधिक तनाव भी हो जाता है। लोगों को इन तनाव पैदा करने वाले कारकों का सामना करना है। ऐसे मानवकृत तनाव पैदा करने वाले अनेक कारक हैं। ये तनाव पैदा करने वाले कारक प्रदूषक पदार्थ कहलाते हैं। ये जो भी कारक हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर और कोई जो भी आपदाएं आती हैं, उसकी वजह से मनुष्य के मन में क्या होता है, तनाव पैदा होता है। और ये जो तनाव पैदा करने वाले कारक है उनका मनुष्य को सामना करना ही होता है। ये जो कारक हैं वो मानवकृत भी हो सकते हैं। ये तनाव पैदा करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, प्रदूषक पदार्थ कहलाते हैं। और ये मूल रूप से क्या होते हैं, 4 होते हैं। समझ लेना कि किस तरह से जो मानवकृत जो चीज़ें हैं वो भी क्या करती है, मनुष्य के अंदर क्या करती है, तनाव पैदा करती है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, प्रदूषक पदार्थ। और ये 4 कौन कौन सी है, एक तो वायु प्रदूषण, एक जल प्रदूषण, एक ध्वनि प्रदूषण और भीड़। ये चारों क्या हैं, मानवकृत है, जिसकी वजह से व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। बहुत सी मानवकृत आपदाएं भी होती हैं, प्रौद्योगिकी आपदाएं, जैसे 3 माइल आइलैंड 1979 के, कैर्नोबिल 1986, भोपाल मेथी आइसोसाइनाइड, भोपाल मेथी आइसोसाइनाइड MIC आपदा 1984। बहुत सी जो आपदाएं होती हैं वो ज़रूरी नहीं है प्राकृतिक हैं, कैसी होती हैं, मानवकृत भी होती है, जो कि मानव की गलतियों की वजह से आती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को क्षति होती है, बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। जैसे ये दोनों आपदाएं दे रखी है, भोपाल गैस त्रासदी कांड, ये तो आप जानते भी होंगे, जो कि हमारे देश में भोपाल में हुआ था। दूसरा ये थिमाल आइलैंड दे रखा है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो मानवकृत आपदाएं भी होती हैं। शोध अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसी आपदाओं में बचे हुए लोग चिंता, पलायन, अवसाद, तनाव, क्रोध, डरावने सपनों से पीड़ित रहते हैं। बहुत सारे शोध हुए जिससे ये पता चला है कि इन आपदाओं से निकलते हुए जो व्यक्ति हैं कि तो वो बचते ही नहीं, जो बचते हैं उनमें बहुत अधिक तनाव, चिंता, बहुत अधिक क्रोध, अवसाद या पलायन करने की स्थिति, ये सब उनमें पैदा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वो सिचुएशन फेस की हुई होती है। उनके बहुत सारे करीबी लोग हैं वो उनसे बिछड़ गए हुए होते हैं या फिर मर गए होते हैं, जिसकी वजह से उनमें ये सब उत्पन्न हो जाता है। मानवीय व्यवहार का पर्यावरण पर प्रभाव। अभी हमने देखा कि पर्यावरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ा, सकारात्मक पड़ा। अब हम ये देखते हैं कि जो मानव जो व्यवहार करता है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के क्रियाकलाप भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। वास्तव में लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रियाओं द्वारा पर्यावरण को जिसमें वह रहता है सकारात्मक और निषेधात्मक रूप से प्रभावित करता है। मनुष्य जो भी एक्टिविटीज़ करता है, चाहे वो सांस ले रहा हो, छोड़ रहा हो, या फिर वो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से पर्यावरण प्रभावित होता है। कुछ एक एक्टिविटी से, जैसे मैंने क्या किया, पेड़ लगाया, तो उससे पर्यावरण सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। लेकिन यदि मैंने उसी पेड़ को काटकर उससे आग जलाई तो उससे निषेधात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो मनुष्य का व्यवहार पर्यावरण को प्रभावित करता है। सौभाग्य रूप से अपने पर्यावरण से विनाश लीला करने के बाद समस्त विश्व के लोग मानवकृत इस आपदा के बारे में सजग हो गए हैं। मनुष्य ने पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रति क्या हो चुका है, सजग हो चुका है। अब आपदा के दुष्परिणामों को नियंत्रित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब जो आपदाएं आई हैं उससे नियंत्रित पाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। भविष्य की योजना। राष्ट्रीय संघ गंभीरता से विश्व भर में पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले लोगों की क्रियाओं पर नियंत्रण पाने के लिए कार्य कर रहा है। जो भी राष्ट्रीय संघ है
वो गंभीरता से इस टॉपिक पर विचार कर रहा है कि किस तरह से पर्यावरण को जो हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, उन जो क्रियाएं कर रहे हैं उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश हो रही है। जैसे कि आप देखते हो पहले शिकार बहुत अधिक किया जाता था, लेकिन अब शिकार पर रोक है, पेड़ों की कटाई पर रोक है, नदियों को गंदा करने पर रोक है। तो ये सब पर्यावरण को जो हानि पहुंचाने वाले तत्व हैं उन पर रोक लगाई जा रही है। पर्यावरण को सीमाओं के साथ प्रकृति दत्त संपत्ति है, हमें उसका औचित्यपूर्ण प्रयोग करना सीखना होगा। पर्यावरण हमें क्या है, प्रकृति से मिला है और ये हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। इसका शुद्ध रहना और इसका जो आवश्यक होना, इसका शुद्ध रहना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। इसीलिए हमें इसका औचित्यपूर्ण प्रयोग करना सीखना होगा। पानी, सबसे पहले आता है पानी। हमारे ग्रह पर आज कम से कम 80 देशों में पानी की गंभीर कमी है। आपको भी पता है कि हम सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को जब तक सोते हैं हमारे लिए पानी कितना अति आवश्यक है। लेकिन अभी हमारे जो संसार में हम देखें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि किस तरह से आपको पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 80 देशों के बारे में कहा गया है जहाँ पानी की गंभीर कमी है, जो कि एक गंभीर खतरा है। इसका समाधान वर्षा के पानी के एकत्रीकरण में है और वर्षा के पानी को बढ़ी पानी की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमें जिस चीज़ की कमी है तो हमें क्या करना होगा, उसकी सेविंग्स करनी होगी। तो जैसे हमारे पास पानी की कमी है, पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे डे टू डे आवश्यकता के लिए, तो हमें क्या करना होगा, जो वर्षा का जो पानी है उसका एकत्रीकरण यदि हम करते हैं तो पानी की जो समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं और इसके लिए बहुत अधिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। हवा, हवा के गुण को मोटर वाहनों और औद्योगिक निस्तारित पदार्थों में बुरी तरह से प्रभावित किया है। हम जानते हैं कि हवा का शुद्ध रहना बहुत अधिक आवश्यक है, जिससे कि हमारे शरीर में यदि स्वस्थ वायु जाती है तो ही हम क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर सकते हैं और हम रोगों से निजात पा सकते हैं। लेकिन हवा को भी क्या कर दिया है मनुष्य ने, प्रदूषित कर दिया है। किसके द्वारा, मोटर वाहनों के द्वारा, बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे लगाकर, जिससे वायु क्या होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है। इन साधनों से निस्तरित कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि जहरीली गैस हवा में मिल रही है। जो भी साधन काम में लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से जहरीली गैसें, जिसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जहरीली गैसें हैं जो कि हवा में मिल रही हैं। इस दिशा में दिल्ली प्रशासन ने सीएनजी का प्रयोग करके एक कदम उठाया है। अब जहां पेट्रोल डीजल इससे वाहन चलाए जाते थे, अब दिल्ली प्रशासन ने क्या यूज़ लेना शुरू किया है, सीएनजी, और उससे क्या हो रहा है, वाहन चलाए जा रहे हैं जिससे कि हवा कम से कम प्रदूषित हो। इसके बाद आते हैं निरर्थक पदार्थ। संभवतः मानवीय क्रियाओं का सबसे अधिक प्रकट मानवकृत उत्पाद निरर्थक पदार्थ है। जो सबसे अधिक जो मानव है पर्यावरण को प्रदूषित करता है वो करता है अपने निरर्थक पदार्थ। आप भी जानते हैं कि आप अपने घर में रहते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत सारा कचरा है वो सड़कों पर डाल देते हैं, इधर उधर बिखेर देते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक प्रदूषित करते हैं। इस निरर्थक पदार्थ में नाली में बहता मल और कचरा ये सब आते हैं। जो मल, मनुष्य का अपशिष्ट पदार्थ, और कचरा, ये सब व्यक्ति ऐसे ही फेंक देते हैं। अभी तक नाली में बहते हुए मल को बिना समाधान के नदियों में गिरा दिया जाता है और वो नालियों में जो बहता हुआ कचरा मल होता है वो सब कहाँ चले जाता है, नदियों में, और इससे नदियाँ क्या हो जाती हैं, प्रदूषित। इसने जल को प्रदूषण की समस्या को गंभीर बना दिया है। हमने देखा किस तरह से वायु प्रदूषित की, किसने, हमने यहाँ पर हवा के बारे में यहाँ पर देखा, पानी के बारे में देखा, और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से निरर्थक पदार्थ है वो जल प्रदूषण करते हैं। यह नदियों के पानी को मनुष्य के उपयोग के योग्य नहीं रहने देता। मनुष्य जो निरर्थक पदार्थ है अर्थात कचरा, मल, ये सब किस में फेंक देता है, नालियों में, और ये नालियों का पानी कहाँ जाता है, नदियों में। अर्थात इस तरह का जो कचरा यदि नदियों में जाएगा तो नदियों का जो पानी मनुष्य उपयोग में ले सकता था वो उपयोग लायक नहीं रहेगा। जिस कचरे का उत्पाद हम अत्यधिक मात्रा में करते हैं उससे एक और भीषण समस्या पैदा होती है। कचरे का निस्तारण, विशेषकर न गलने वाले पदार्थ जैसे प्लास्टिक के थैले, एक गंभीर समस्या है। कचरा तो होता ही होता है और कचरे में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं, उनकी लाइफ बहुत अधिक होती है और वो बहुत हानिकारक होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के बैग्स। ये प्लास्टिक के बैग्स यदि कोई व्यक्ति के
व्यक्ति के खा लेता है, यदि कोई जानवर खा लेता है तो उसको कई तरह की बीमारियां लाइक कैंसर हो सकती हैं। तो हमें क्या करना होगा, दैनिक जीवन में प्लास्टिक बैग के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। हम कचरा फेंकते हैं या कचरे को हम जिस तरह से निस्तारण करते हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक बैग का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा लेसन यहाँ खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।